nutritional status of individuals living in nursing homes, there are multiple factors which are associated with the nutritional status of old age people. अब ये फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? नंबर 1, मल्टीपल और कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशंस, यानी हर बंदा जो है वो एक या एक से ज्यादा हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहा होता है। एक तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि बंदा एक से ज्यादा मेडिकेशंस ले रहे हैं, एक से ज्यादा उसको हेल्थ इश्यूज हैं, तो उनको साइमल्टेनियसली हैंडल करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। सो देयर आर चांसेस ऑफ malnutrition. Similarly, there are financial and staffing issues as well, as we have seen in food service management, कि सारे नर्सिंग होम्स जो हैं वो स्टाफ प्रोवाइड नहीं कर पाते सफिशिएंट, दे आर अंडरस्टाफ्ड ऑलवेज। और उसकी रीजन क्या है कि दे हैव टू मैनेज द थिंग्स फ्रॉम देयर रिसोर्सेज। और इसी तरह मेडिकल केयर, तो ये तकरीबन 3-4 चीजें जो है ना, इनकी वजह से, चाहे वो इंडिविजुअल के हेल्थ इश्यूज हैं या जहां पे वो रह रहा है वो उनकी केयरिंग के साथ, उनकी स्टाफिंग के साथ, उनकी फाइनेंस के साथ इश्यूज एसोसिएटेड हैं। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि जो रेजिडेंट्स हैं नर्सिंग होम्स के, दे आर प्रोन टू हैव प्रोटीन एनर्जी malnutrition एंड वेट लॉस। और स्टडीज हमें ये बताती हैं कि जितना ज्यादा वेट लॉस होगा उतने ही ज्यादा मॉर्टेलिटी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। So there is a direct relationship between mortality, high mortality, and the weight loss in elderly individuals. अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? नो डाउट बड़ी एडवांसमेंट हो गई है और नर्सिंग होम का स्टाफ जो है अब ज्यादा इन्फॉर्म्ड और वेल अवेयर है, ज्यादा नॉलेजेबल है, लेकिन स्टिल वहां पे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करने में, आइडेंटिफाई करने में जो डिले हो जाती है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर तो टाइमली इंटरवीन कर लिया जाए, जैसे ही किसी इंडिविजुअल की एपिटाइट जो है वो डिस्टर्ब हुई है, उस स्टेज पे इंटरवीन कर लिया जाए तो वेट लॉस जो है उसको रिवर्सिबल किया जा सकता है। अदरवाइज लेट फेज पे इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिवर्स द सिचुएशन। इस पर्पस के लिए कुछ क्वेश्चनियर्स या टूल्स अवेलेबल हैं और इनकी रिलायबिलिटी जो है उसको अब काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक हो चुकी है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके इनको रिलायबल और वैलिडेट किया जा चुका है। तो मैं बात कर रहा हूँ सिंप्लीफाइड न्यूट्रिशनल एपिटाइट क्वेश्चनियर की। इसकी मदद से हम एनोरेक्सिया रिलेटेड जो वेट लॉस होता है ना, उसको टाइमली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इंटरवीन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वेट लॉस की कुछ रीजंस ऐसी भी हैं जो डिजीज एसोसिएटेड हैं, ठीक है, जिससे कैकेक्सिया का नाम हमने दिया था। स्पेशली कैंसर रिलेटेड इश्यूज की वजह से या बीमारी की वजह से अगर किसी का वेट लॉस हो रहा है, तो अब इसको हमें कैसे आइडेंटिफाई करना होगा? ये जो 3 किस्म की काजेज हैं जिनकी वजह से ओल्ड एज में वेट लॉस करते हैं, तो इसके लिए डिफरेंट टाइप की अप्रोचेज जो हमको यूज किया जा सकता है। मील्स ऑन व्हील एक बड़ी इफेक्टिव अप्रोच है जिसकी मदद से हम नर्सिंग होम्स के अंदर माल न्यूट्रिशन रिलेटेड जो वेट लॉस है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मील्स ऑन व्हील्स, इसको मैं आगे आपके साथ एलैबोरेट भी करूंगा। निमोनिक
के तौर पे इसको यूज किया जाता है। निमोनिक बेसिकली वो चीजें होती हैं जो हमें असिस्ट करती हैं किसी चीज को रिमेम्बर करने में। और इसमें हम देखेंगे कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो डिप्रेशन के साथ एसोसिएटेड हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो ड्रग्स के इफेक्ट के साथ एसोसिएटेड हैं। तो इनकी वजह से भी ओल्ड एज होम्स में वेट लॉस जो है वो रिपोर्टेड है। कुछ मेडिसिन्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं जो कि नॉर्मली ओल्ड एज होम्स में यूज की जाती हैं, लाइक डिजिटेलस जो कि हार्ट स्टिमुलेंट के तौर पे काम करती है। ये भी भूख खत्म कर देती है। एस्पिरिन एक आम एनाल्जेसिक एजेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, ये गैस्ट्रिक इरिटेशन काज करती है। और इसी तरह कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं जो कि हाइपरटेंशन के केस में यूज किए जाते हैं, दे प्रमोट द कॉन्स्टिपेशन। सो अल्टीमेटली either due to anorexia, either due to low gastric secretions or high constipation, individuals they are prone to malnutrition. So all these are attributed to the adverse drugs effect. इसके अलावा डिप्रेशन एक आम प्रॉब्लम है, और स्पेशली जब आप कन्फाइन कर देते हैं किसी को, उसके नियर एंड डियर्स जो हैं उनसे अलहदा कर देते हैं। एक घर का माहौल होता है जिसमें बच्चे, बड़े, बूढ़े, मेल फीमेल सारे मिलजुल के रहते हैं, और एक वो इन्वायरमेंट है कि जिसमें ओल्ड एज होम के अंदर इंडिविजुअल्स को अलहदा कर दिया जाता है। नो डाउट वहाँ के जो स्टाफ है वो उनको घर का माहौल प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन irrespective to all these improvements, almost 8 to 38% depression has been reported in nursing home populations. यानी 1/3 तक जो पॉपुलेशन है वो डिप्रेस रहती है। सो अल्टीमेटली डिप्रेशन इज another cause of weight loss and anorexia in the nursing homes. अब इसका वो स्ट्रेटेजीज क्या अडॉप्ट करते हैं कि मील टाइम पे फैमिली मेंबर्स को अलाउ किया जाता है, फ्रेंड्स को अलाउ किया जाता है, ताकि इंडिविजुअल्स जो है ना उनकी एपिटाइट को प्रमोट किया जा सके, हंगर को प्रमोट किया जा सके, और उनके मील टाइम को प्लेयरेबल बना के ज्यादा से ज्यादा इनटेक को इंश्योर किया जा सके। तो दिस इज बेसिकली मील ऑन व्हील निमोनिक फॉर ट्रीटेबल काज ऑफ वेट लॉस। मील्स ऑन व्हील्स भाई लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, और इसमें हर वर्ड जो है ना वो कुछ चीजों को हमें मेमोराइज करने में हेल्प आउट करता है। तो मील्स का एम जो है ये मेडिकेशन को एसोसिएट करता है। तो जितनी ज्यादा मेडिकेशंस कोई इंडिविजुअल यूज कर रहा होगा उतना ही ज्यादा उसका वेट लॉस होने के चांसेस होंगे, एज कंपेयर टू दोज इंडिविजुअल्स विच आर टेकिंग लेस मेडिसिन और टेकिंग नो मेडिसिन। E stands for emotional. Emotion related issues commonly known as depression. जिसमें ज्यादा डिप्रेशन होगा उतना ही उसकी एनोरेक्सिया और वेट लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एनोरेक्सिया टार्डाइव, जिसको एनोरेक्सिया नर्वोसा का नाम भी दिया जाता है, ये भी भाई वेट लॉस को प्रमोट करती है। लेट लाइफ पैरानिया, पैरानिया क्या होता है कि जिसमें इंडिविजुअल जो है उसका एक फॉल्स बिलीफ जो है वो स्टैब्लिश हो जाता है कि उसके साथ इल ट्रीटमेंट की जा रही है, या उसको खाने में मिला के कुछ दे दिया जाएगा, और मे भी वो खाना पीना कम कर दे। स्वॉलोइंग प्रॉब्लम्स, बकल कैविटी, ओलर रूट के साथ ये इश्यूज हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिनके साथ ओरल प्रॉब्लम्स, ड्राइनेस, सोर्स, इस तरह के इश्यूज जो हैं वो भी। नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो है ये भी ओल्ड एज में ज्यादा होने के चांसेस हैं।
नोजोकोमियल कहते हैं हॉस्पिटलाइज्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल से बंदा जो इन्फेक्शन लेके आता है। इसको नो मनी के साथ भी लिंक किया गया है कि जिसके पास इनकम कम होगी उसमें भी वेट लॉस के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होंगे। वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग क्या होता है कि जिसमें बगैर किसी मकसद के बंदा इधर उधर घूमता रहे, और ऑफ कोर्स हम जितना अगर घूमे फिरेंगे उतनी हमारी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो जाएगी उन एक्टिविटीज के अंदर, और इस इंडिविजुअल को डिमेंशिया या इस तरह के प्रॉब्लम्स जिनको होते हैं उनमें ये वॉन्डरिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा एच से जो है वो जितने भी इश्यूज बनते हैं, चाहे वो हाइपरथायराइडिज्म है, इससे भी मेटाबॉलिज्म जो है वो हायर साइड पे चला जाता है। इसके अलावा ग्लाइसीमिया, इसके लेवल हाई होना, कैल्सीमिया के लेवल हाई होना, ये सारी चीजें भी वेट लॉस को प्रमोट करती हैं। इंटेरल प्रॉब्लम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा, ईटिंग प्रॉब्लम्स हैं, लो साल्ट लो कोलेस्ट्रॉल डाइट्स जो सजेस्ट की जाती हैं, ये भी देखा गया कि इनका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो ये सजेस्ट किया जाता है कि लो साल्ट और लो कोलेस्ट्रॉल डाइट्स की बजाय डाइट के साथ साथ अगर मेडिकेशन कर दी जाए तो वो ज्यादा बेहतर अप्रोच है। और इसके साथ साथ सोशल प्रॉब्लम्स हैं ये भी। तो ये जितने भी हमने फैक्टर्स आपके साथ शेयर किए हैं, ये जिस इंडिविजुअल के अंदर जितनी वैरायटी होगी, जितनी ज्यादा इनकी सीवियरिटी होगी, उसी हिसाब से उसका वजन कम होने के चांसेस जो हैं वो ओल्ड एज होम के अंदर बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इन फैक्टर्स में अगर हम इंटरवीन करके इनकी शिद्दत को कम करने में कामयाब हो जाए तो ओल्ड एज में फूड का इंटेक जो है वो बेहतर रखा जा सकता है, और अल्टीमेटली जो हेल्थ है उसको बेहतर फॉर्म में रखा जा सकता है। कुछ फैक्टर्स यहाँ पे साइकोलॉजिकल अभी मैंने जिक्र भी आपके साथ किया है कि ओल्डर पेशेंट्स में रिफ्यूज टू ईट फियरिंग बीइंग पॉइजन्ड, यानी वो एक अपने अंदर एज्यूम कर लेते हैं कि अगर मैंने ये चीज खाई तो मुझे इसमें पॉइजन दे दिया जाएगा। बाज जो है ना वो ओरल कंट्रोल पैटर्न करते हैं, यानी बड़े फख्र से बताते हैं देखो जी मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। खुद जो है वो ईटिंग को अवॉइड करते हैं इवन व्हेन दे आर हंग्री। तो कहते हैं देखो मेरा मेरा कितना ज्यादा कंट्रोल है मेरे ऊपर, तो भूख भी लगी हुई है, 2 दिन से खाना भी नहीं खाया और सामने खाना भी पड़ा हुआ है, लेकिन मैं नहीं खाने जा रहा। बाज लोगों को स्वॉलो करने में डिफिकल्टी फील होती है, स्पेशली जो पार्किंसंस या डिमेंशिया के पेशेंट्स होते हैं। ओरल फैक्टर्स में देखा जाए तो टूथ लॉस और इल फिटिंग डेंचर्स, यानी बत्तीसी जो लगवाई गई है वो प्रॉपरली फिट नहीं होती, मे भी खाने में उनको डिफिकल्टी फील होती है या पेन फील होती है। बाज दफा उस वजह से भी इंडिविजुअल का जो इनटेक है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं ये भी वक्त के साथ साथ बढ़ते जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो बंदे की सैलरी होती है ओल्ड एज में वो पेंशन में जब कन्वर्ट हो जाती है तो फिर उसकी चॉइसेस जो हैं वो लोअर साइड पे चली जाती हैं। तो उसको ये फैक्टर भी ज़हन में रखना पड़ता है कि उसकी इकोनॉमिक्स कैसी है। इसके अलावा ओल्ड एज में इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, लाइक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन कैन काज गैस्ट्राइटिस एंड डिस्पेप्सिया, while other nosocomial infections can also result in decreased food intake. Increased in energy expenditures can be due to wandering, wandering इधर उधर घूमना फिरना बगैर किसी मकसद के, और बाज दफा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो हैं वो भी, जैसे हाइपरथायराइडिज्म, इसके साथ भी वेट लॉस एसोसिएटेड है। इसके साथ साथ हाइपरटेंशन की वजह से भी वेट लॉस एसोसिएटेड है।
मेल एब्जॉर्प्शन की जो सिंड्रोम्स हैं ये भी बढ़ जाती हैं वक्त के साथ साथ। बाज़ दफ़ा अनप्लेजेंट और अनपैलेटेबल डाइट्स जो हैं वो भी एपिटाइट को अफेक्ट करती हैं नेगेटिवली। और सोशल फैक्टर्स जो हैं जिसमें लोनलीनेस, फैमिली इश्यूज, फेलो रेजिडेंट प्रॉब्लम्स। क्या होता है कि रूममेट जो है मे बी वो हर वक्त तकलीफ में रहता है। हॉस्पिटल में बंदा जब दाखिल होता है तो वहां पे जो साथ वाले रेजिडेंट्स होते हैं, जो साथ वाले पेशेंट्स होते हैं, बाज़ दफ़ा उनकी सफरिंग्स जो है उसकी वजह से खाना पीना अफेक्ट हो जाता है। कुछ लोगों को क्रोनिक इन्फेक्शन पाया जाता है, लाइक रिमाटॉइड अरेथ्राइटिस, ट्यूबरक्लोसिस। इस तरह के इश्यूज जो हैं वो लाइफ लॉन्ग होते हैं, क्रोनिक होते हैं। तो कैक्सिया का प्रॉब्लम जो है कुछ लोगों को हो सकता है, जिनको कैंसर या इस तरह की सीवियर किस्म के हेल्थ इश्यूज हैं जिनकी वजह से वेट लॉस जो है वो एसोसिएटेड है। अब यहाँ पे एवेल्यूएशन जो की जाती है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो डाइटेटिक्स का प्रोफेशन है वो स्टेब्लिश हो रहा है। मोस्टली ये जो इस तरह की एक्टिविटीज थी वो फिजिशियंस के साथ एसोसिएटेड थी और वो बाज़ दफ़ा इन चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड कर जाते थे। तो अब लेटेस्ट अप्रोच क्या है कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होनी चाहिए जिसमें नर्सिंग होम का स्टाफ भी शामिल हो, जिसमें फिजिशियंस भी शामिल हों, जिसमें फैमिली केयर गिवर्स भी होने चाहिए। तो इन सब की इन्वॉल्वमेंट से एक डिटेल्ड मेडिकल हिस्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश करनी चाहिए ताकि जो वेट लॉस की काजेज हैं उनको टाइमली आइडेंटिफाई किया जा सके। न्यूट्रिएंट ड्रग इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें स्पेशली बाज़ ड्रग्स ऐसी देखी गई हैं, ये हम डिटेल से एक टॉपिक पढ़ेंगे कि कुछ ड्रग्स ऐसी हैं कि जो फूड का इंटेक अफेक्ट करती हैं और कुछ फूड्स ऐसी हैं कि जो ड्रग्स का थेराप्यूटिक इफेक्ट जो है ना उसको लो कर देती हैं, सीरम के अंदर उसके लेवल्स कम कर देती हैं। तो अल्टीमेटली ड्रग्स जो है उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट जो है ना वो प्रॉपर नहीं मिल सकता। फॉर एग्जांपल कैंसर ड्रग्स अफेक्ट फूड इनटेक by altering the taste or appetite and by causing the nausea and vomiting. Ultimately nausea और vomiting के नतीजे में भी जो खाया पिया होगा वो बॉडी से निकल जाएगा। तो जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनका खाना पीना जो है वो अफेक्ट हो जाता है, उनकी हंगर, उनकी भूख वो अफेक्ट होती है एज अ साइड इफेक्ट ऑफ दीज ड्रग्स। Low protein levels tend to predispose residents to have toxicity of drugs. इसके साथ साथ जो माल नॉरिश्ड इंडिविजुअल होगा जिसकी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जिसको हो चुकी है उसको कम डोजेज की ड्रग दे के भी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। डाययूरेटिक जो यूरिनेशन को प्रमोट करती हैं बेसिकली, दीज काज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स other than potassium and water soluble vitamins are grossly under recognized. डायरेटिक्स क्योंकि जब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी तो उससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स के लॉसेस भी होंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स तो फिर भी इन फोकस हैं लेकिन अभी इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा एम्फसाइज नहीं किया गया कि कितने ज़्यादा वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं उनके भी लॉसेस हो जाते हैं साथ। Thiamine is vital for the maintenance of cardiac muscles and adequate heart functions. Poor appetite associated with thiamine status in elderly individuals with congestive heart failure treated with
डायोरेटिक्स। अब एक बीमारी को डील कर रहे थे, इनको डायरेटिक्स दिए जा रहे थे, लेकिन दूसरी साइड पे उनकी थायामीन की डेफिशिएंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और अल्टीमेटली हार्ट फेलियर के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। सो इफ अ रेजिडेंट बिकम्स anorexic or diuretics, a thiamine supplementation trial along with usual medication treatment is reasonable. तो जब डायोरेटिक्स का कोई इंडिविजुअल कोर्स कर रहा है तो फिर उसके साथ थायमिन की सप्लीमेंटेशन जो है वो सजेस्ट की जा रही है। इसी तरह इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो कि मेटाबॉलिज्म की मेन साइट है, वो भी बड़ा नेगेटिवली इफेक्ट होते हैं और अल्टीमेटली उनकी जो एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी है वो इफेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल ग्रेप फ्रूट जूस जो है, इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो साइटोक्रोम पी एंजाइम की एक्टिविटी को जो है वो इफेक्ट करते हैं, नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। Drugs may have a warning to avoid fortified foods such as calcium fortified orange juice to prevent chelation and absorption that will reduce the efficacy of the drugs. Antimicrobials are more susceptible to such interactions, potentially leading to antibiotic resistance. Folate fortification can affect hypercoagulation. Numerous drug-nutrient interactions are possible, which we need to watch and prevent before the precipitation and adverse clinical events. Under investigations for evaluating weight loss, serum albumin of less than 35 gram per liter, once considered the gold standard for identifying malnutrition in residents, is no longer the sole important test. ये एक लहदा एक क्वेश्चन भी आ गया भाई। नॉर्मली जो लॉन्ग केयर रेजिडेंट्स हैं उनका सीरम एल्ब्यूमिन लेवल जो है उसको चेक करके वहां से अंदाजा लगाया जाता था, यानी एक बड़ा सेंसिटिव बायोमार्कर था जिससे प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन को आइडेंटिफाई किया जाता था। लेकिन अब लेटेस्ट स्टडीज ये कहती हैं कि ये जिसको कभी गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता था, अब ये गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं रहा और इसकी 3 से 4 रीजंस जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। नंबर 1, albumin has a long half-life. Therefore, residents who arrive at a nursing home with hypoalbuminemia, yani low levels of albumin in blood, possibly have had it for a while before they came in. तो कहता है कि ये हो सकता है कि ये उनको पहले ही प्रॉब्लम था। आप ये नहीं कह सकते कि नर्सिंग होम में आने की वजह से उनको ये मसला हुआ है, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो पहले का लेवल जो है ना वो भी जब आप टेस्ट करते हैं तो उसमें रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। सो इट डज नॉट नेसेसरली रिफ्लेक्ट इन न्यूट्रिशन केयर एट द करंट नर्सिंग होम्स। आप करंट जो नर्सिंग होम है उनके खाते में नहीं ये डाल सकते कि ये डेफिशिएंसी वहां पे हुई है। Secondly, some data suggest that patients with albumin levels of 35 to 39 carry the same risk for mortality as those with level less than 35. Therefore, nutrition interventions may be needed earlier if they are based on this level. दूसरा ये है कि 35 से कम वाले को तो डेंजरस कहा जाता है और वहां पे तो इंटरवेंशन लॉन्च कर दी जाती है, लेकिन स्टडीज ये कहती हैं कि इवन 35 से 39 जिसको नॉर्मल समझा जाता है, ये जो मार्जिनल लेवल्स हैं ये भी प्रॉब्लमेटिक हैं। तो इनके भी मरने के चांसेस उसी रेशो में एग्जिस्ट करते हैं जितने के लेस देन 35 एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन वालों में एग्जिस्ट करते हैं। सो इंटरवेंशंस मे बी नीडेड अर्लियर if they are based on this level.
Third, some patients present with normal levels of albumin but have calorie deprived weight loss like marasmus. तो बाज पेशेंट्स में देखा गया है कि उनके लेवल्स तो एल्ब्यूमिन के नॉर्मल आते हैं लेकिन उनका वेट लॉस जो है वो सीवियर हो चुका होता है और वो बेसिकली अदर्स फैक्टर्स की वजह से होता है जैसे कि मरासमस से। चौथे नंबर पे अगर देखा जाए एल्ब्यूमिन इज एन एक्यूट फेज रिएक्टेंट and hypoalbuminemia may reflect inflammatory eruption from damaged endothelium due to cytokines. तो बाज दफा जो इन्फेक्शन हो जाता है किसी वजह से, मे बी एंडोथीलियम डैमेज की वजह से, उससे भी एल्ब्यूमिन के लेवल जो है वो लो साइड पे जा सकते हैं। तो इसलिए ये भी मिसलीडिंग हो सकता है, ये लॉन्ग टर्म प्रोटीन डेफिशिएंसीज को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता। ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये अज्यूम किया जाता है कि इसको एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड अब नहीं लेना चाहिए एल्ब्यूमिन के लेवल्स को, बल्कि इसके साथ साथ कुछ और टेस्ट जो है वो भी असेसमेंट का हिस्सा बनाना चाहिए। वेट trends along with albumin may be better guide in identifying residents at high risk of malnutrition. तो सप्लीमेंट क्या किया जा सकता है कि एल्ब्यूमिन के लेवल भी देखें और उसके साथ साथ वेट को भी ट्रैक करें। इसके अंदर जो ट्रेंड्स आ रहे हैं ना, आइदर वेट कम हो रहा है या वेट ज्यादा हो रहा है, उसको भी माल न्यूट्रिशन के रिस्क के साथ एसोसिएट करना चाहिए। अब वेट को क्यों इतना प्रेफर किया जा रहा है, उसकी एक रीजन है कि रेजिडेंट्स who lost 10% of their weight in 6 months carried a significant high mortality. तो वेट के साथ दो पैरामीटर्स हैं, एक तो ये कि 10% वेट डिक्लाइन हो 6 मंथ के अंदर, उससे भी मॉर्टेलिटी के चांसेस जो है वो ज्यादा मिलते हैं, और 5% वेट लॉस जो है वो अगर 1 महीने में हो जाए, उन इंडिविजुअल्स के अंदर भी 4 times हायर रिस्क ऑफ मॉर्टेलिटी जो है वो रिपोर्टेड है। तो इसका मतलब है कि एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन के साथ साथ अगर वेट को भी ट्रैक कर लिया जाए और अगर ये हिस्ट्री मिल जाए कि पिछले 1 महीने में इंडिविजुअल ने 5% या उससे ज्यादा वेट लूज की है, तो वो मॉर्टेलिटी का रिस्क उसका बढ़ चुका है। या अगर पिछले 6 महीने में उसका 10% या उससे ज्यादा वेट जो है वो लूज हो चुका है, तो उसमें भी मॉर्टेलिटी के चांसेस जो है वो बढ़ चुके हैं। तो इट इज सजेस्टेड दैट वेट ऑफ ऑल रेजिडेंट्स शुड बी मॉनिटर्ड पीरियडिकली। एक खास ड्यूरेशन डिफाइन कर लेना चाहिए जिसके बाद रेजिडेंट्स का जो वेट है उसको मेजर करना चाहिए। लो कोलेस्ट्रॉल particularly in fragile residents could be an warning marker of malnutrition। जी, कोलेस्ट्रॉल लेवल भाई इसका एक खास लेवल से कम हो जाना उसको भी एक मार्कर के तौर पे लिया जा सकता है मालन्यूट्रिशन के। इसलिए जब हम आगे MNT की बात करेंगे तो वहां पे ये सजेस्ट किया जाएगा कि हमें स्ट्रिक्ट किस्म की डाइटिंग की बजाय मेडिकेशन जो है ना उसको साथ ऐड कर लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ और टेस्ट हैं भाई, जैसे CBC की जा सकती है। CBC से हमें एनीमिया का पता चल सकता है, हेमाटोलॉजिकल कैंसर, इन्फेक्शन, क्योंकि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं या सेल्स की जो शेप है वो हमें बहुत कुछ बता देती है। तो स्पेशली फर्स्ट लेवल पे अगर कहा जाए तो CBC हमें हेल्प आउट कर सकती है by recognizing the fluctuations or disturbances in the cells and their types। इसके अलावा थायराइड हार्मोन्स को चेक किया जा सकता है, यूरिन एनालिसिस किया जा सकता है, फीकल अकल्ट ब्लड जो है उसको देखा जा सकता है।
फीकल की सैंपलिंग की जा सकती है और उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लड को देखा जा सकता है। चेस्ट एक्सरे जो है स्पेशली अगर कोई बंदा स्मोकिंग भी करता था तो उसमें हेल्प आउट कर सकते हैं। सीरम एल्ब्यूमिन, ट्रांसफेरिन एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशंस ये भी गाइड कर सकती हैं एग्जिस्टिंग सिचुएशन को भी, और अगर कोई डाइटरी इंटरवेंशन की जाए तो उस वाले केस में प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए कि क्या उसका कोई इम्पैक्ट हो रहा है। Overall, it is suggested that interdisciplinary and individualized approach combined are fruitful in the management of nutritional problems in nursing homes. Separate procedures for nurses and physicians to routinely monitor residents at nutritional risk and intervene are available for use from the Council for Nutritional Clinical Strategies in Long-Term Care. So the treatment approach should essentially be directed at stopping further weight loss and finding the cause. Prevention of further weight loss and maintenance of nutrition. अब इस सिलसिले में कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। प्रॉपर फीडिंग असिस्टेंस, मेकिंग as much calories as possible available, innovations to improve intake, applying the principle of dining with dignity program and other strategies discussed can be attempted. तो फीडिंग असिस्टेंट से हमें पता चला कि लोगों की जो इनटेक है उसको बेहतर किया जा सकता है, और इसके अलावा डिग्निटी के साथ सर्व करना और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है सर्विंग रूम का, डाइनिंग रूम का, उसको इम्प्रूव करके भी जो खाने का इनटेक है उसको बेहतर किया जा सकता है। Oral supplements are often used as initial intervention in residents with weight loss. Normally, physicians' orders were not followed by the staff in delivering the oral supplements, often delivering on an average of less than once a day when it was ordered for multiple times, and staff spent as minimal as less than a minute in assisting residents to consume them when providing oral supplements between meals, resulting in the consumption of less calories in the residents. अब ओरल सप्लीमेंट्स की एक अप्रोच जो है ना, इसको एज अ फर्स्ट इंटरवेंशन लिया जाता है, स्पेशली जब किसी का बड़ा तेजी से वेट लॉस हो रहा हो। लेकिन इसमें देखा गया कि फिजिशियन ने तो सजेस्ट कर दी है, लेकिन स्टाफ जो है ना वो उसको प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पा रहा होता। यानी उन्होंने मल्टीपल टाइम्स कहा देने हैं तो वो एक बार दे रहे हैं, और बाज़ दफ़ा देखा गया कि 1 मिनट से भी कम टाइम जो है ना वो इस काम के लिए सर्व करते हैं, इस एक्टिविटी के लिए सर्व करते हैं। तो अल्टीमेटली जो कैलोरीज की कंजम्पशन है वो रेजिडेंट्स के अंदर कम जो है वो रिपोर्टेड है। Further research is needed to determine when oral supplements are most appropriate, at what dose or strength, how often without having counterproductive effects like decreased appetite for the main food, and whether they improve residents' nutrition and who should ideally get them. तो ये एक लेदर डोमेन बन जाती है कि सप्लीमेंट्स के हवाले से रिसर्च करके देखी जाए कि कौन सा टाइम ज़्यादा बेहतर है, कौन सी डोजेज जो है वो ज़्यादा बेहतर है, आया इसको मील से पहले देना चाहिए या मील के बाद देना चाहिए। Oral supplements should still be offered at risk as well as weight loss residents, as some European studies have shown that residents find them acceptable and do respond with the increase in weight. तो इवन जो इंडिविजुअल्स जिनका वेट लॉस हो रहा है बड़ा तेजी से, उनको भी सजेस्ट किया जाता है कि ओरल सप्लीमेंट्स देने चाहिए, क्योंकि उनके वेट इंक्रीज के अंदर या उनका जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो बेहतर रिपोर्ट किया गया है इन सम यूरोपियन स्टडीज। इसके साथ साथ फीडिंग ट्यूब जो है
उसको भी टाइमली इंट्रोड्यूस करना। ये डिसीजन के भाई ये इंडिविजुअल इसका ओरल इनटेक जो अब सफिशिएंट नहीं है, तो उसको फीडिंग ट्यूब के थ्रू जो है ना वो स्टाफ प्रोवाइड किया जाए। इससे भी वेट लॉस को जो है ना फर्दर डिटीरियोरेट होने से रोका जा सकता है।